हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अक्षिता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। गाइस, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका बेसिक सा रीज़न तो ये है कि आज का सेशन जो है वो सैटरडे स्पेशल के नाम से है। सैटरडे है, सैटरडे को हम हमेशा क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको डिस्कस करेंगे आज। और वो टॉपिक क्या होगा थोड़ी देर बाद आपको पता ही चल जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मंदिर वास्तुकला के बारे में। क्यों कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये करंट में क्वेश्चन आया हुआ उसी को लेकर के ही कोरिलेट करके हम लोग जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर को टच करेंगे। और वहाँ पे हम बहुत सारे जो हमारी नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। सेकंड क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, बाल्टिक देश के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो भी न्यूज़ में आया हुआ है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबको कवर करने वाले हैं। तो सेशन को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट नोट करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि हर सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ फंस जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए ध्यान से देखिए और नोट डाउन करते चलिए। आपके लिए जो कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जा करके जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। सेकंड, वहाँ क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी क्या होती है, वहाँ प्रैक्टिस बनी रहती है। तो और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जा करके जुड़ सकता है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारा वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। क्या है देख लेते हैं। वही लोग अपनी मंजिलों को पाने वाले होंगे जिनके ओठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि मंजिल हर कोई नहीं पा सकता है। मंजिल को पाने के लिए तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उस दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसके लिए आपको लगे रहना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अपनी चीज़ों को आप शेयर मत करिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सबके सामने खुश रहिए, हंसते रहिए। अपने दर्द को मत शेयर करिए, क्योंकि दर्द को शेयर करने से क्या होता है, भले थोड़ा हल्का हो जाता है लेकिन लोगों के लिए वो सही नहीं होता, लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये आप खुद ही फील कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या है। तो इसलिए सबके सामने हंसते रहिए और आप कष्ट अपने खुद झेलिए। आपके पाँव में छाले पड़े हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हमारे पेरेंट्स को देख लीजिए, वो हमसे कभी नहीं बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर आप हमेशा, उनके फेस पर हमेशा स्माइल ही आप देखेंगे, लेकिन वो अंदर ही जानते हैं कि कितना कष्ट है। और वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ क्या, पूरा सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए आप अपनी मंजिल को तभी पाने वाले होंगे जब आपके फेस पर स्माइल और दर्द अंदर होगा, पाँव में होंगे। यानी आप स्ट्रगल करते रहिए, कभी उसको रुकिए नहीं, कभी मत रुकिए, कितनी भी हार आए। क्योंकि चींटी क्या करती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, बट कभी ना कभी तो पहुंच ही जाती है अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर। तो वही हमें भी करना है कि तब तक प्रयास करते रहना जब तक हमें अपना गोल मिल नहीं जाता है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा, चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। इसको भी इम्पोर्टेंट रख लीजिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली, और पहले ही बता दे रहे हैं सेशन आज बहुत ज़्यादा डीप जाने वाला है, डीप जाएगा। इसका मतलब कि सेशन क्या है, वीडियो क्या है, लेक्चर हमारा बहुत लंबा बनने वाला है। तो परेशान मत होइएगा, आराम से स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन देखिएगा पूरा। तो ये पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, इनका नाम है केंताजी ब्राउन जैक्सन। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इनका नाम है केंताजी ब्राउन जैक्सन। तो ये अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई वहाँ पर अश्वेत महिला वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्विस देने वाली हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इनको ये केतन जी भी कह सकते हैं आप, या फिर केतान जी। तो आपको मेन ये रखना ब्राउन जैक्सन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अपनी क्या है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में अपनी सर्विस देने वाली हैं। और राष्ट्रपति जो वहाँ के जो बाइडन है, उन्होंने इनका मतलब इनको नामित किया है वहाँ पर। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जब यहाँ पर आया है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी की दृष्टि से। सुप्रीम कोर्ट
इम्पॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहले ये देख लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कैलकाटा में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। और उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय एक चीफ यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे एंड 3 अन्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश शामिल थे, कह सकते हैं उसको। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है ये कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये अपने लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ, फिर से बता दे रहे हैं। उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे इनका ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब जब मैंने बात किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, वो भारत में क्या करती है, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए, उसको विनियमित करने के लिए उठाया गया यह क्या था, पहला कदम था। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उस समय पहला ये था। और दूसरी इसमें क्या थी कि इस एक्ट के तहत क्या होता है कि कंपनी के जो कार्य होते हैं उसको राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी जाती है। ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्या इसके तहत होता है 1773 के तहत, इसमें क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, ये एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित कर दिया जाता है। और इसकी हेल्प के लिए, इसकी सहायता के लिए क्या किया जाता है, 4 सदस्य की एक कार्यकारी समिति बनाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पहले गवर्नर जनरल जो बने थे उस समय जो क्या नाम है, पहले गवर्नर जनरल जो बने थे उनका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग था। ये भी आपको ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अभी और कुछ देख लेते हैं, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें कि इसमें क्या होता है कि 3 नई महिला न्यायाधीश अभी दिसंबर 2021, कब की न्यूज़ है, अगस्त की न्यूज़ है। अगस्त 2021 की न्यूज़ है कि पहली बार भारत में 3 महिला न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में एक साथ शपथ ग्रहण कराया गया है। अगस्त 2021 में क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश को, इम्पॉर्टेंट है ये, 3 महिला न्यायाधीश को एक साथ शपथ ग्रहण कराया गया है। और उसमें देखा जाए तो वो 3 में कौन कौन है, नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। सेकंड कौन है, जस्टिस बीबी नागरत्ना। एंड थर्ड कौन है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर थोड़ा सा, और थर्ड जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो कौन कौन है, फिर से बता रहे हैं, हिमा, नागरत्ना, बेला। हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और नागरत्ना, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है अभी हाल ही में। और देखा जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अब कुल महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। टोटल कितनी हो गई है अब सुप्रीम कोर्ट में महिला जज की संख्या कितनी हो गई है, टोटल अब 4 हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल अभी देख लिया जाए कि भारत में अभी तक कुल कितने महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है, तो टोटल 11। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लचित बोरफुकन की 400वीं यानी कि 400 नंबर की ये जो जयंती समारोह है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है।
इसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, आप लोग क्या, मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसके बारे में क्या है, क्या कहानी है, तो देख लेते हैं। 25 फरवरी को क्या होता है, रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनके लचित बोरफुकन की 400 नंबर की जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। कहाँ पर उद्घाटन किया? असम, असम में किया है। असम के कहाँ पर? गुवाहाटी में, गुवाहाटी वहीं पर है। तो असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये उत्सव जो है, ये जो चलाया जाता है उत्सव, ये साल भर वहाँ चलता है, वहाँ साल भर चलता है। और असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को क्या किया, 25 से 28 फरवरी तक वहाँ पर क्या किया है, आने की आमंत्रण दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? लचित बोरफुकन, जिसकी 400 नंबर की जयंती मनाई जा रही है इस बार। बता रहे, एक मिनट, इस अगर देखा जाए लचित बोरफुकन के बारे में जाना, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, बार बार नहीं, लचित बोरफुकन, बोरफुकन, इनका जन्म अगर देखा जाए तो हुआ था 24 नवंबर 1622 को। इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। और क्या होता है, ये 1671 में इनका एक युद्ध होता है जिसका नाम है, 1671 में युद्ध होता है सराई घाट का युद्ध, सराई घाट का युद्ध, बैटल ऑफ सराई घाट, ये होता है 1671 में। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने नेतृत्व किया था, किसने? बोरफुकन ने। इस सराई घाट युद्ध का लीडरशिप इन्होंने ही किया था, जिसमें क्या हुआ था, इसमें इस युद्ध में क्या किया गया था, जो मुगल सेना थी, मुगल सेना वो असम पर, मुगल सेना असम पर क्या कर रही थी, अपना प्रभुत्व, अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। जिसमें क्या होता है, जब ये बोरफुकन क्या करते हैं, इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, बोरफुकन मुगल सेना को हरा देते हैं और वो जीते जाते हैं, सराय घाट के युद्ध में उनकी जीत हो जाती है। यानी मुगल सेना का जो प्रयास होता है उस पर कब्जा करने के लिए असम में, वो विफल हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए कि ये जो इससे पहले 17वीं शताब्दी में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने 17वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन को भारत का क्या कहा था। 17वीं शताब्दी के ये जो हैं, शताब्दी के कौन, बोरफुकन जी जो हैं, इनको मतलब जो थे, इनको क्या कहा गया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया था, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट किसने दिया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके लिए कहा गया था आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं, के जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं, उनको लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन, बोरफुकन स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और फिर क्या होता है, 1671 में वो लड़ाई हुई थी, और 25 अप्रैल 1672 को इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सराय घाट का युद्ध, क्योंकि 1671 में हुआ था, ये युद्ध हुआ कहाँ था, किस नदी में। अब ये चर्चा में तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, हिस्ट्री को रिलेट करके पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसका युद्ध जो हुआ था गुवाहाटी में, गुवाहाटी तो ऑलरेडी बता दिया, वहाँ पर कहाँ हुआ था, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको, इसमें यही कहा जाता है कि इस एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में इसको जाना जाता है। इस लड़ाई को एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना हार जाती है और अहोम सेना जो है, असम की सेना, असम को अहोम कहा जाता था, तो अहोम सेना की क्या होती है, जीत होती है। अगर अब अहोम मैंने बोल ही दिया है तो देख लेते हैं अहोम साम्राज्य के बारे में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जाएंगे, डीप नहीं जाएंगे, बस 2 लाइन में इसको ख़त्म करेंगे। अहोम साम्राज्य जो है ये
यहाँ के 13वीं शताब्दी के संस्थापक कौन थे? अहोम साम्राज्य में 13वीं शताब्दी के संस्थापक जो थे उनका नाम था छोलुंग सुकफा। थोड़ा नाम टफ है। छोलुंग सुकफा क्या कर 13वीं शताब्दी के ये क्या रहते हैं? अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 6 शताब्दी तक क्या किया था? वहाँ पर शासन किया था। और अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण जो 1826, ये जो लाइन बता रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, 1826 की जो यांडूब की संधि हुई थी तब तक उस पर भूमि पर इस साम्राज्य का नियंत्रण था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले देख लेते हैं कि जो काजीरंगा, ये असम में कुछ नेशनल पार्क हमेशा बताते हैं, फिर एक बार बता देना, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। एक है आपका क्या कहते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा है, नामेरी भी असम में ही है, औरंग भी वहीं असम में ही है। और काजीरंगा जो मैंने बताया, काजीरंगा किस लिए फेमस है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों का वहाँ पर घर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी असम में जो 2 ऐड की गई थी जिसका नाम था कि देहिंग नेशनल पार्क और क्या नाम है एक रायमोना नेशनल पार्क, तो रायमोना 6th नंबर का है और देहिंग जो है 7th नंबर का है, जो हाल ही में उसमें ऐड की गई हैं असम में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला। चलिए आगे आपका जो मैंने कहा था कि आज आपको क्या बताना है, मंदिर वास्तुकला के बारे में बताना है, तो इसमें हम थोड़ा डीप चर्चा करेंगे ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और आपका स्किप ना होने पाए। भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम 26 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? हम्पी के कर्नाटक में। कल मैंने क्वेश्चन भी खजुराहो से रिलेटेड पूछा था, उसको भी आज हम डिस्कस कर देंगे ताकि आप अगर आपको नहीं पता तो वो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। तो क्या रहा है, भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम 26 फरवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? हम्पी कर्नाटक में किया जा रहा है। हम्पी में, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ये तो आपको क्लियर होगा। और ये जो देवायतनम है ये क्या है? मंदिर वास्तुकला है। ये क्या है? देवायतनम मंदिर वास्तुकला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, जो संस्कृति मंत्रालय है वो क्या करेगा, 25 से 26 फरवरी 2 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। और वहाँ पे और ये भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन किया जा रहा है। और जो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं उनका क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम के जो संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम है किशन रेड्डी। नोट कर लीजिएगा, किशन रेड्डी। उन्होंने ही क्या किया है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? हम्पी कर्नाटक में। अब इसमें है क्या, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? तो जो मंदिर के जो दार्शनिक पहलू होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलू जो होते हैं उस पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है। और यह जो मंदिर है ये नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, कलिंग और अन्य जैसे मंदिर वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं उसके विकास को, उसको बढ़ाने के लिए इस पर क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अब ये तो मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रखना, देवातनम किससे कहाँ आयोजित, यहाँ किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें वही नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली के विकास के लिए उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, इसी के लिए होगा। और अब हम आपको एक एक करके सारे बता रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कल वाले मंदिर के बारे में, जो मैंने बताया था कि खजुराहो मंदिर। एक मिनट, मेरे पास है खजुराहो मंदिर, वहीं ले चलते हैं आपको। खजुराहो मंदिर के बैठे बैठे दर्शन आप लोग को करा दे रहे हैं। एक मिनट बस, थोड़ा सा समय दीजिए। ये देखिए, यहाँ लिखा ना, विजिटर पोजिंग फॉर फोटोग्राफ ड्यूरिंग द वीक लॉन्ग डांस फेस्टिवल एट द खजुराहो टेम्पल्स इन एमपी ऑन वेंसडे। ये है। अब देखते हैं, ये खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर इंपॉर्टेंट आपका हो जा रहा है आर्ट एंड कल्चर के उससे, तो देख लेते हैं खजुराहो मंदिर कहाँ पर है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो खजुराहो मंदिर जो है वो एमपी के छतरपुर में है। छतरपुर में। खजुराहो भारत के जो मध्य प्रदेश प्रांत है वहाँ पर एक क्या है, सिटी है। तो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में ये स्थित है। और थोड़ा चेंज कर लें तब दिखेगा। ये जो है
खजुराहो को एनिशियन टाइम में देखा जाए तो इसे खजूरपुरा कहते थे, खजूरपुरा कहा जाता था, या फिर कह सकते हैं खजूर वाहिका, खजूर वाहिका, ये दोनों नाम से एनिशियन टाइम में ये जानी जाती थी खजुराहो। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें एक स्टेटमेंट था कि पहला स्टेटमेंट था, शायद ध्यान नहीं है, अभी होगा क्वेश्चन मेरे दिखा देंगे, तो वही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी इसके जो विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर था ये किस लिए फेमस था। तो ये जो वहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर, यहाँ पर खजुराहो में जो है बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। और वहाँ स्टेट में क्या लिखा हुआ है, हिंदू जैन की जगह बौद्ध शायद लिखा हुआ है, तो वहाँ बौद्ध के लिए नहीं बल्कि ये हिंदू और जैन मंदिर यहाँ पर है। ये आपको फैक्ट एकदम गांठ बांध लेना है कि ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अच्छे से। चलिए ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो मंदिरों का जो शहर है खजुराहो, ये पूरे विश्व में जो है मुड़े हुए पत्थर से निर्मित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, मुड़े हुए पत्थर से। अभी है वो टेम्पल, वो भी दिखा, यहाँ आप अगर देखें बारीकी से तो आपको दिख रहा होगा ये सब। यहाँ की बहुत, आप लोग गूगल जाइएगा करिएगा, वहाँ बहुत क्लियरली आपको दिखेगा, बहुत ही खास मंदिर है। और फिर देखा जाए तो इसके मतलब इसका जो अलंकार है, इसके जो अलंकृत है, जो साज सज्जा है, उसके लिए ये फेमस है, उसी के लिए ये फेमस है। और दूसरा फैक्ट अगर बताऊं तो ये जो है खजुराहो मंदिर जो है, खजुराहो शहर जो है चंदेल साम्राज्य की क्या थी, चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ये खजुराहो चंदेल साम्राज्य की पहली राजधानी थी। तो चंदेल वंश के जो खजुराहो के संस्थापक थे, चंदेल वंश कहिए या खजुराहो के संस्थापक कहिए, वो कौन थे, चंद्रवर्मन थे। ये भी आपको ध्यान रखना, कौन थे, चंद्रवर्मन थे। और चंद्रवर्मन जो है मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाला कौन था, गुर्जर राजा था। ये आपको क्लियर। और खजुराहो के मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इन्हीं चंदेल, तो दूसरा स्टेटमेंट वहाँ पे यही दिया है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट सही है। कब किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ईस्वी भी पूछ लेता है। तो वो है 950 ईस्वी, मतलब 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच इन मंदिरों का चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट थोड़ा टेम्पल की बात करते हैं, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, ओडिशा। अब लिखेंगे नहीं, फटाफट बोल देना, आप लोग ध्यान से सुनिए। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। किसके लिए फेमस है, सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है ये। और ये और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसने इसका निर्माण कराया था, राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में इसका, गंग वंश के शासक थे राजा नरसिंह देव ने इसका 13वीं शताब्दी में। तो ये लाइन एकदम सीधा पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि कहाँ स्थित है, किसके द्वारा, तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा, और इसमें ये जो सूर्य मंदिर है, तो इसमें सूर्य देवता के रथ में क्या है, 12 जोड़ी क्या है, पहिए लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। और इसमें 7 घोड़े हैं जो रथ को खींचते हुए दिखाई देंगे आपको। और वो 7 घोड़े जो है 7 डेज के प्रतीक माने जाते हैं। ये वहाँ एक मान्यता है, तो वो वहाँ ऐसे है। तो और ये जो मंदिर है सूर्य देवता के रथ के आकार का ही बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने नागर, द्रविड़ और बेसर। पहले हम बात करेंगे नागर मंदिर की। ये देखिए नागर शैली, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैली में से ये पहली शैली है। ये है आपका नागर शैली के पार्ट हैं। नागर शैली की बात करें तो नागर शैली की विशेषताएं क्या थी, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के विंध्य से मतलब हिमालय से लेकर के और विंध्य के बीच ये मंदिर बने होते थे। सारे फैक्ट नोट करिएगा, एकदम कह तो रही हूँ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना कहूँ कम ही है, इंपॉर्टेंट ही। देखिए क्या है कि नागर जो मंदिर है ये कहाँ, पहले तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक, तो हिमालय से स्टार्ट करके और विंध्य के बीच तक के इस मंदिरों का निर्माण हुआ था, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण। पहला फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या था, ये जो मंदिर होते थे ये क्या होते थे, इनका ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। इनका निर्माण जो होता था ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था। क्लियर। और जो चबूतरों पर बनाया जाता था उसी को क्या कहते थे, जगती कहते थे। इस चबूतरे को क्या कहते थे, तापर छोड़ी की मात्रा जगती कहते थे। क्लियर। और ये अगर देखा जाए तो इन मंदिरों का जो गर्भगृह होता था उसको क्या, वो वर्गाकार होता था।
गर्भ, ये देखिए यहाँ बना हुआ ये देखिए, ये जो मंदिर होता था ये कैसा होता था, ये वर्गाकार होता था। गर्भगृह यहाँ इंडिकेट भी किया हुआ है, क्लियर। और बात करें कि और गर्भगृह के ऊपर क्या होता था, एक शिखर होता था। ये शिखर, गर्भगृह के ऊपर क्या होता था, एक शिखर होता था। और इस शिखर को, ये एक मिनट, ये शिखर होता था। और इस शिखर को क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ नोट भी किया है, शिखर। और इस शिखर को क्या कहते थे, शिखर, इस शिखर को रेखा शिखर या आर्य शिखर भी कहा जाता था। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। और गर्भगृह के चारों ओर, ये जो गर्भगृह था इसके चारों ओर क्या होता था कि टहलने के लिए क्या कहते थे उसको, प्रदक्षिणा पथ होता था। टहलने के लिए, घूमने के लिए, क्या कहते हैं, चक्कर लगाने के लिए क्या होता था, एक प्रदक्षिणा पथ होता था। अंतराल, जिसको अंतराल कहते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ के काम आता था। ये हो गया। और बड़े नागर मंदिर में देखा जाए तो गर्भगृह के सामने अनेक क्या होते थे, अनेक और मतलब संरचनाएं बनी होती थी। जैसे देखिए गर्भगृह के सामने ही बने हुए हैं, जैसे आपका क्या है, मंडप बना हुआ है, और क्या है, ये मंडप बना हुआ है, अर्ध मंडप बना हुआ है, और मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप ये बना होता था। कुछ स्थान पर देखा जाए तो नागर मंदिर में क्या पंचायतन शैली भी बनी होती थी। इसमें पंचायतन शैली में क्या होता था कि केंद्र में जो होते थे, जो मेन देवता होते थे, उनको रख दिया जाता था, और चारों कोनों पर जो उनके सहायक देवी देवता होते थे उनको रख दिया जाता था। तो पंचायतन पूछा हुआ एग्जाम में कि ये क्या होता था, तो एक मंदिर निर्माण की शैली है जिसमें एक मेन देवता होते थे, 4 और सहायक देवी देवता होते थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा नागर शैली के बारे में। और देखें तो नागर मंदिर के बाहरी इलाकों में क्या होते थे, छोटे छोटे आले मतलब एक स्थान बना दिया जाता था जिसमें छोटे छोटे देवी देवताओं की भी मूर्ति सजा के रख दी जाती थी। जैसे देखा जाए अगर नागर शैली में, तो यही जो अभी मैंने जैसे आप खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर देख लीजिए, यूपी का देवगढ़ का मंदिर देख लीजिए, उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर देख लीजिए, कोणार्क का भी चर्चा मैंने किया, ये भी आपका नागर शैली में ही बना हुआ है। तो ये सारे आपके नागर शैली के मंदिर है। अब हम बात करेंगे किस मंदिर का, द्रविड़ शैली का। ये देखिए, ये है 13वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर का निर्माण, यही है। ये आपका किस में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में, ये देखिए यही है। अगर बात करें हम द्रविड़ शैली की, अब हम चलते हैं द्रविड़ शैली में। ये है आपका द्रविड़ शैली, इसका देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है द्रविड़ शैली की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर देखा जाए तो अभी मैंने बताया था कि वो हिमालय से और बीच, वो विंध्याचल के बीच में था। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच, यानी कि देखा जाए तो तमिलनाडु, केरला और आप जो निचला आंध्र प्रदेश है उसको ले लीजिए, तो इसी के बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये उसका मैंने बताया कि नागर शैली, पहले पुराने मंदिर आप लोग देखिए तो बहुत ऊंचाई पे बने होते थे, लेकिन द्रविड़ मंदिर में क्या होता था कि ये जो द्रविड़ मंदिर, ये देखिए धरातल से ही बनना स्टार्ट हो गए थे। इसमें कोई मतलब वो चबूतरा वबूतरा नहीं होता था, इनमें कोई ऊंचा मतलब होता था लेकिन बहुत ऊंचाई पे नहीं बनाया जाता था, बस ऐसे ही, और निचले हिस्से से ही बनना ये स्टार्ट हो जाते थे। और इनका जो गर्भगृह इनका होता था जो, वो कैसा होता था, वर्गाकार होता था। जैसे कि वहाँ ऑलरेडी मैंने नागर शैली की ही विशेषता इसकी आ रही है अभी भी। और अगर इसके हम ये शिखर की बात करें, ये शिखर आप देख रहे होंगे, ये शिखर जो है ये कैसा होता था, पिरामिडाकार। तो ये इसकी विशेषता है कि द्रविड़ शैली की जो शिखर होते थे वो पिरामिडाकार होते थे। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो कैसी होती थी कि तल्ला दर तल्ला क्या होती थी, घटती जाती थी और एक बार जाकर के वो मिल जाती थी। और इस शिखर का जो ऊपरी भाग होता था, ये आप देख रहे होंगे, ऊपरी भाग जो है यहाँ पर एक स्तूपिका बनी होती थी। और इस ऊंचे उठे हुए जो इसका जो ऊंचा उठा हुआ ये जो उठा हुआ भाग होता था, ये ऐसे मतलब ये ऐसे जाता था, ऐसे। तो इस भाग को क्या कहते थे, विमान कहते थे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ भी एक अंतराल बना होता था, गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल बना होता था, जिसका यूज़ क्या करते थे, प्रदक्षिणा पथ के लिए किया जाता था। तो ये भी, और इसके भी अनेक मतलब सामने अन्य संरचनाएं थी, जिसको महामंडप, अर्धमंडप, नंदी मंडप कहा जाता था। और देखा जाए द्रविड़ मंदिर की और क्या विशेषता थी, तो इसमें क्या होता था, इसमें प्रवेश द्वार जो होता था इसका, वो बहुत ही विशाल होता था। और उस प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, गोपुरम कहते थे। ये जैसे ये मंदिर है, तो इस मंदिर में क्या होता था,
एक मिनट, ऐसे 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 क्या होता था, विशाल द्वार होता था, और इसी विशाल द्वार को क्या कहते थे, गोपुरम कहते थे, गोपुरम कहते थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब देवी देवता लोक विषय से संबंधित मूर्तियाँ सजाई गई थी। जैसे द्रविड़ मंदिर का अगर देखा जाए तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ये आपका किसका उदाहरण है, द्रविड़ शैली का ही है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर अभी कल मैंने डिस्कस, कल या परसों के लेक्चर में डिस्कस किया है, तो वो भी आपके किसके हैं, इसी के हैं, द्रविड़ शैली के ही उदाहरण हैं। अब लास्ट चलते हैं हम लोग बेसर शैली पर, देख लेते हैं बेसर शैली का कुछ है हमारे पास। हाँ, ये है बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर है। तो इसमें आपको क्या होगा कि बेसर शैली वो होती है कि जिसमें आपके नागर और द्रविड़ का क्या हो, मिश्रण हो। तो इन दोनों को का मिश्रित रूप क्या कहलाता था, बेसर शैली कहलाता था। अब देख लेते हैं बेसर शैली में क्या क्या विशेषताएं थी। तो जो मतलब विंध्य से कृष्णा के बीच, अब क्या है, विंध्य से कृष्णा के बीच, अभी मैंने बताया था कि नागर में हिमालय से ये विंध्य के बीच आपका नागर, फिर मैंने बताया कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच क्या नाम है इसका, द्रविड़। अब मैं कह रही हूँ विंध्य से कृष्णा के बीच जो एरिया बसता है एमपी के पास का एरिया, तो वहाँ पर क्या था, बेसर शैली का निर्माण हुआ, बेसर का। और ये वर्तमान देखा जाए कि अगर ये बेसर शैली के निर्माण की बात करें तो ये मुख्य रूप से इसका विकास देखा जाए तो कहाँ पर हुआ, वर्तमान महाराष्ट्र एरिया ले लेते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक ले लेते हैं। और इसमें देखा जाए इसका तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच पश्चिम चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासक के तहत इसका विकास हुआ था बेसर शैली का। और बेसर शैली में क्या मैंने कहा था कि दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण का मतलब कि बेसर शैली का धरातल योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, द्रविड़ शैली की, और आकार द्रविड़ मंदिर जैसा होता था। शिखर थोड़ा सा इसका क्या होता था, ढोलाकार यानी पीपानुमा होता था इसका शिखर, ऐसे, एक मिनट में बता रही हूँ, ऐसे ये ढोलाकार पीपानुमा जिसको कहेंगे, इस तरीके का होता था। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि इसका भी इसकी जो अलंकरण थी, इसकी जो सजाई गई चीज़ें थी वो नागर मंदिर जैसी थी। और जो स्तूपिका बना होता था ऊपर ऐसे, यहाँ क्या होता था, ऐसे स्तूपिका बना होता था, स्तूपिका ये भी द्रविड़ मंदिर जैसा होता था, अलंकरण नागर जैसा, और स्तूपिका और गर्भगृह मंडप जो होता था वो कैसा होता था, द्रविड़ जैसा होता था। देखा जाए तो अधिकांश बेसर मंदिर का गर्भगृह आपको वर्गाकार ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपवाद भी मिल जाते हैं। तो ये आपको, और देखा जाए तो जैसे अपवाद में ये कहा गया, जैसे होयसल शासक के तहत जो मंदिर बने हुए थे वो ताराकोणीय थे, यानी कि मतलब तारानुमा था, बहुकोणीय गर्भगृह, तो ये अपवाद में मिल जाते हैं। अदरवाइज ये अधिकतर गर्भगृह जो है वर्गाकार में ही मिले हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे मैंने लगभग आपको, और सबरीमाला मंदिर केरल में है, ये आपको पता ही है, तो ये सब आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन मंदिर से पूछ लेता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है बट कोई नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की है। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ये हो गया, ये देखिए, एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर 25 to 26 फरवरी 2002 बोर्ड हेड साइट हम्पी कर्नाटका, ये कॉन्फ्रेंस ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 24 फरवरी 2022 को सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, रोहित शर्मा बन गए हैं। तो जो भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रनिंग यानी रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। किससे संबंधित है, बल्लेबाज हैं। तो और इन्होंने किसको मतलब पीछे किया है, किसको हराया है, तो न्यूजीलैंड के, एक मिनट, न्यूजीलैंड के किसको हराया है, मार्टिन लिखा है, ये मार्टिन गुप्टिल को ये हरा करके, और मतलब ये जो रोहित शर्मा हैं ये इनको भी हराए हैं, और जो भारत के विराट कोहली को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान के द्वारा हाल ही में किसान नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसान नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है, कहाँ पर, IIT रुड़की के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो IIT रुड़की के द्वारा तो लॉन्च की गई है, लेकिन कहाँ लॉन्च की गई ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। क्लियर,
ये कहाँ लॉन्च की गई? उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस ऐप से क्या होगा, क्यों लॉन्च की गई? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब किसान है तो किसान से संबंधित कुछ फसल से संबंधित ही होगा, तो जरूर यही है। तो इससे क्या होगा कि किसान को जो कृषि मौसम संबंधी जो सीजन होगा उससे संबंधित उनको परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी इसके तहत। तो क्या होता है कि जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शॉर्ट में अगर कहें तो इसको GKMS बोलते हैं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। तो इस परियोजना के तहत, ये एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है, तो इस परियोजना के तहत जो है आईआईटी रुड़की ने ये किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में देखा गया, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के जिलों के किसानों ने क्या किया है, भाग लिया। क्योंकि यहाँ पर ये अभी स्टार्ट किया जाएगा, कुछ दिन बाद ये पूरे उत्तराखंड में हो जाएगा, बट फिलहाल अभी यहाँ ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो है, जो भाग लेने वाले किसान हैं उनको एग्रीमेंट एडवाइजरी सर्विस के बारे में सिखाया गया। जो एग्रीमेंट एडवाइजरी सर्विस है, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारत मौसम एक मिनट लिख दे रहे हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMD। तो IMD और AMFU रुड़की द्वारा इसको संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। तो इसको आप छोड़िए, बस वो ध्यान रखिए कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जो प्रोजेक्ट थी उसी के तहत आईआईटी रुड़की द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इसी के तहत जो है किसान ऐप लॉन्च किया गया है। जो मैंने अभी बताया GK ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो अभी मैंने बताया, ये है क्या? तो ये जो है पृथ्वी विज्ञान, अब ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि ये किसके द्वारा, किसान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्योंकि हमें किससे, भूमि पर किसान मतलब भूमि पर फसल लगाते हैं, और उसी से हमें मौसम से संबंधित है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संबंधित होगा, ना कि कृषि मंत्रालय। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसानों को सप्ताह में 2, ये जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसानों को क्या किया, सप्ताह में 2 बार विजुअल, रेडियो, IT जैसे माध्यम से फसल के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए ये सेवा शुरू की थी, ये सर्विस स्टार्ट की थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेवा है GKMS को भारतीय मौसम विभाग द्वारा विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? ये उत्तराखंड में ही है। और ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? सर हेली के द्वारा की गई थी। तो और कॉर्बेट जो है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। लेकिन फिर क्या होता है, 1957 में जो जिम कॉर्बेट की स्मृति में जो एक प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पर इसका नाम बदल करके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है। और यही जो पार्क है, 1973 में इसे भारत का पहला बाघ सर्वेक्षण पार्क भी घोषित किया जाता है। और बात करें उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान की, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी पूछ चुका है एग्जाम में, राजा जी पूछ चुका है, कहाँ पर? उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी कल मैंने बताया था कि भारत के बाहर जो पहला IIT स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो ये कहाँ करेंगे? कर्नाटक के बेलगांव में करेंगे। ये भारत जापान के द्वारा। तो ये ध्यान रखना कि धर्म गार्जियन किससे किससे संबंधित है, किस देश से है? तो भारत और जापान से संबंधित है। और ये कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक के बेलगांव में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ पर, कर्नाटक के बेलगाम में किया जा रहा है। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था क्वाड समूह।
तो क्वाड समूह में कौन कौन है? भारत है, बताया था मैंने, भारत है, जापान है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है? अमेरिका है। तो ये इस क्वाड में शामिल है। क्यों इसका ये क्यों गठित किया गया था? तो जो इंडियन मतलब जो हिंद प्रशांत एरिया है, वहाँ पर जो समुद्री मार्ग है, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत में जो है, वहाँ पर समुद्री मार्ग को जो चीन का प्रभाव है, चीन अपना विस्तार कर रहा है, तो जो उसके चाइना के जो घातक प्रभाव है उससे मुक्त रखने के लिए यह समूह गठित किया गया था, जिसको क्वाड कहा गया, जिसमें ये 4 देश शामिल हैं। चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर बात करें धर्म गार्जियन की, तो धर्म गार्जियन अभ्यास का उद्देश्य क्या है? कि प्लाटून स्तर संयुक्त प्रशिक्षण है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा? जो जंगल होंगे, जंगल, अर्ध शहरी इलाके, शहरी इलाके, वहाँ पर ये अभियान स्टार्ट किया जाएगा। ये अभियान कहाँ कहाँ, ये ध्यान रखना, कहाँ कहाँ होगा? जंगल, अर्ध शहरी और कहाँ पर? शहरी इलाकों में ये अभियान शामिल होगा। और इसमें इस अभ्यास में इस साल जो शामिल है वो कौन हिस्सा ले रहा है? भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। कौन? मराठा लाइट इन्फेंट्री, भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा? इस एक्सरसाइज धर्म गार्जियन से क्या होगा? तो इससे जो भारतीय सेना होंगी और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस होगी, उसके बीच रक्षा सहयोग का क्या होगा? स्तर बढ़ेगा, और जिससे दोनों देशों के बीच क्या होगा? द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बता दे रहे हैं फटाफट। सिम्बेक्स किसके बीच है? भारत सिंगापुर के बीच है। जायद तलवार किसके बीच है? भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। इंद्र किसके बीच है? भारत और रूस के बीच है। काजिंद किसके बीच है? तो काजिंद नाम से ही पता चल रहा, काजिंद यानी कजाकिस्तान, और इंद यानी इंडिया, भारत और कजाकिस्तान के बीच है। और बात करें कि कारपेट किसके बीच है? पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच है? तो कारपेट और पैसेज एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच है। दोनों एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच है। डेजर्ट किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है। भारत फ्रांस वायुसेना के बीच है। सी विजिल 21 एक्सरसाइज किया गया, किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। दस्तलिक किसका है? भारत उज्बेकिस्तान का है। खंजर किसका है? भारत किर्गिस्तान अभ्यास उन्हीं दोनों के बीच है। शक्ति किसका है? वरुण और शक्ति भारत और फ्रांस के बीच है। और एक्वेरिन किसका है? भारत और मालदीव के बीच है। अजय वारियर भारत ब्रिटेन के बीच है। शांतिर अग्रोसेन भारत और बांग्लादेश के बीच है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच है। तो ये सब आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बाल्टिक देश में शामिल किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि बाल्टिक देश में शामिल कौन कौन से देश हैं और कहाँ पर ये किया गया है। ये आपातकाल की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो कहाँ की गई है? लिथुआनिया में की गई है। लिथुआनिया में की गई है। ये लिथुआनिया, यहाँ के ये प्रेसिडेंट है, क्या नाम है इनका? गीतानास नौसेदा। इन्होंने ही क्या किया है? इसकी घोषणा की है। तो क्या हुआ कि एक मिनट, हम मैप दिखाते हैं आपको, एक मिनट। थोड़ा सा वो मैप दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको लिया है। इसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, बट चलिए कोशिश करते हैं एक बार। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये है लिथुआनिया, ये है लाटाविया, ये है एस्टोनिया। तो ये 3 आपको देखना है। ये बेलारूस है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। यूक्रेन यहाँ पर अभी ये रशिया के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ अटैक हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं। और ये आपका पोलैंड है, ये जर्मनी है। हमें बात करनी है खाली इन तीनों की। ये एक सटे हुए हैं। क्या नाम है? एस्टोनिया, लाटाविया और लिथुआनिया। ये तीनों साथ में। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कैसे है। तो पहले आपका एस्टोनिया आएगा, फिर आपका लाटाविया आएगा, और फिर क्या है आपका? लिथुआनिया आएगा। ये आप देख भी सकते होंगे। अब इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है, इतना बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने। तो क्या है? एस्टोनिया है, लाटाविया, लिथुआनिया है। तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ये लोग चिंता करने लगे कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दी। अब ऐसा कहीं अगला निशाना तो हम नहीं हो जाएंगे। तो इसी के चलते लिथुआनिया ने क्या किया है? अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्योंकि लंबे समय तक ये तीनों देश जो थे सोवियत के नियंत्रण में थे। तो इसी से इनका मन क्या है? बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपातकाल लगाया गया है वहाँ पर लिथुआनिया में 10 मार्च तक ये प्रभावी रहेगा। और यहाँ के जितने भी मतलब फंड थे वो उसको क्या किया गया है, इसने वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कह दिया है कि भाई इसकी सुरक्षा में लगा दो। तो ये यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया है कि मतलब कि जो सारा फंड है यहाँ का लिथुआनिया में, वो सारा फंड सीमा सुरक्षा में लगा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लिथुआनिया। तो लिथुआनिया जो है, अभी मैंने यहाँ दिखाया, 1 मिनट, हम खुद खोजते रह जा रहे हैं क्योंकि इतना छोटा लिखा दिख नहीं रहा। लिथुआनिया जो है ये क्या कर रहा है, ये मतलब लिथुआनिया कालिनग्राद की तरफ से रूस के साथ सीमा साझा करता है। ये क्या करता है लिथुआनिया, एक नाम है कालिनग्राद। अभी मैप होगा मेरे पास, मैं दिखा दे रही हूँ। कालिनग्राद की तरफ से ये क्या कर रहा है, क्षेत्र से ये क्या करता है, रूस के साथ सीमा साझा करता है लिथुआनिया। और इसकी सीमा जो है, और इस लिथुआनिया की जो सीमा है, ये आप देख रहे होंगे, ये बेलारूस है, इससे भी लग रही है, बेलारूस से भी लग रही है। तो जहाँ पर इसने इस बेलारूस में जहाँ पर रशिया ने क्या किया है, अपने 30,000 क्या किया है, सैनिकों को तैनात किया हुआ है। तो ये तो मैंने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। तो उसी जब वहाँ पर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में जो रशिया के पड़ोसी बाल्टिक देश हैं वहाँ पर क्या कहीं खलबली मच गई है। तो इसी मौजूदा हालत को देख करके ही लिथुआनिया ने क्या किया है, आपातकाल लगा दिया है। तो बाल्टिक देश देखिए, यहाँ पर आपको बाल्टिक सी दिख रहा होगा, एक मिनट, बहुत जूम नहीं हो रहा है, कोशिश हम कितना भी कर लें। ये आपको देखिए, ये बाल्टिक सागर दिख रहा है, 1 मिनट, ये बाल्टिक सी है। और इस बाल्टिक सी है एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया ये लगे हुए हैं। तो ये बाल्टिक सागर है। तो बाल्टिक सागर में यही 3 आते हैं। क्या पूछा हुआ कि बाल्टिक सागर के तहत कौन कौन से देश आते हैं, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। क्या नाम है, एस्टोनिया और लाटाविया और लिथुआनिया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, थोड़ा सा फैक्ट जब आ ही गया है तो देख लेते हैं। तो ये जो बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये कील नहर जोड़ती है। क्या नाम है उसका, कील नहर। ये नहर इसको जोड़ती है। और किसको अलग करती है ये, तो ये जर्मनी, ये कील नहर जो है ये जर्मनी और डेनमार्क को क्या करती है, अलग करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैप होगा अभी हम लास्ट में दिखा देंगे, ऊपर नीचे करने में भी और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा और बता दें, नाटो जो है, नाटो के सदस्य देश, नाटो का सदस्य देश है ये लिथुआनिया। तो लिथुआनिया की सीमा देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में रूस के तो ये दक्षिण पश्चिम जो रशिया है, तो रशिया के कहाँ पर है ये कालिनग्राद, क्या बोलते हैं उसको, कालिनिनग्राद बोलते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम से, रूस के दक्षिण पश्चिम से ही ये लगा हुआ है। और पूरब में बेलारूस से लगा हुआ है, उत्तर की ओर लाटाविया से, और दक्षिण में से पोलैंड से लगी हुई है। तो ये आपको लिथुआनिया ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी दिखा दे रहे हैं आगे चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक पर यूनाइटेड स्टेट फेडरल अथॉरिटी ने 24 फरवरी 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो किस पर $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है, पाकिस्तान नेशनल बैंक पर ये इस पर जुर्माना लगा दिया है। $55 मिलियन यानी कि 414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसने क्या किया है, पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उल्लंघन के लिए इतने मतलब जितना भी मैंने बताया 414 करोड़ रुपए यानी $55 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो अभी एक आपको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, FATF, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या है, एक अंतर सरकारी निकाय निर्णय लेने वाली संस्था है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, पेरिस में की गई थी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियां विकसित करने के लिए। FATF किसके लिए है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियां विकसित करने के लिए इसकी स्थापना G7 सम्मेलन के दौरान 1989 में पेरिस में हुई थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका सचिवालय वहीं पर है, हेडक्वार्टर जो है पेरिस में ही है। तो और पाकिस्तान को क्या किया गया है, FATF के किसमें, ग्रे लिस्ट में डाला गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। FATF के
किस लिस्ट में, इसमें दो लिस्ट होती है, इसमें मतलब दो लिस्ट है जिसमें ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है। तो पाकिस्तान को किस में डाला गया है, ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है, वे देश जिन देशों को क्या किया जाता है, टेरर फंडिंग या टेरर फंडिंग का मतलब आतंकवाद में पैसे डालना और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इस सूची में शामिल किया जाना मतलब क्या है कि संबंधित देश के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि अगर अब नहीं सुधरे तो तुम्हें क्या करेंगे, हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और ब्लैक लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट में किसको डाला जाता है, तो असहयोगी देश, मतलब ऐसे क्षेत्र, असहयोगी क्षेत्र होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं, उनके रूप में जो जाने वाले देश होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसे देश जो होते हैं वो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसको उसमें डाल दिया जाता है। इस सूची में देशों को शामिल करने या फिर हटाने के लिए क्या होता है, इसमें नियमित रूप से संशोधित FATF करता रहता है, ये इसमें करता रहता है। और इसके सत्र का जो आयोजन होता है हर साल 3 बार होता है। और इस पर जो निर्णय लेने वाला निकाय है उसका नाम है FATF प्लेनरी, जो क्या करती है, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय होती है। तो शॉर्ट में मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की है। वर्तमान में देखा जाए तो FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग के और खाड़ी सहयोग परिषद भी शामिल है। और भारत पूछता है कि FATF का सदस्य है, तो हाँ बिल्कुल है इसका सदस्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, तो किसको दी गई है, इनका नाम है राकेश वर्मा को। इनको फिर से ये 3 साल के लिए क्या किया गया है, मंजूरी दे दी गई है, फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, IDBI को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका जो ये किसके उसमें अंडर में आता है, LIC के, मतलब इसका जो मालिक होता है IDBI का वो है LIC, जीवन बीमा निगम होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह है विशाखापत्तनम में स्टार्ट किया गया है, विशाखापत्तनम में। तो इसका जो है नवीनतम संस्करण जो है ये कब से कब तक चलेगा, 25 से 28 फरवरी। इसका मतलब ये बंदरगाह चरण इसके में कई चरण आयोजित किए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, मिलन इसमें 9 दिन की अवधि, 9 दिन में ये आयोजन किया जाएगा, 9 दिन तक होगा। 9 दिन में 2 चरण होंगे। पहले चरण में क्या होगा, बंदरगाह चरण होगा जिसमें 25 से 28 फरवरी तक होगा, और समुद्री चरण में 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है। तो ये अपना, और भारत इस बार आपको पता है ये 75वां वर्ष का जश्न मना रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये मिलन 22 जो है ये अपने जो इसके जो भागीदार होंगे इसमें, वो समझ लीजिए कि मील का पत्थर मनाने का अवसर प्रदान करेगा। इस तरीके से अगर दिखाया जाए तो इसकी जो थीम है, इसका इस अभ्यास की मिलन अभ्यास की जो विषय है इस बार वो क्या रखी गई है, कैमराड्री सामंजस्य सहयोग, ये इसकी थीम रखी गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जिसका उद्देश्य क्या होगा कि भारत को बड़े पैमाने पर क्या किया जाए, दुनिया के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में क्या करना है, प्रस्तुत करना है, पेश करना है। और क्या है इसका उद्देश्य कि जो अनुकूल नौसेना है उनके बीच क्या करना है, बातचीत के माध्यम से अपने कौशल को बहुत ही बेहतर बनाना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर इसके इतिहास की बात करें मिलन अभ्यास की, तो ये द्विपक्षीय नहीं बल्कि द्विवार्षिक आयोजन है जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1995 में कहाँ की गई थी, अंडमान निकोबार कमान में की गई थी। और इसकी स्थापना के बाद से इसका आयोजन 2001, 5, 16, 20 को छोड़ करके, इन चारों को छोड़ करके द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कोविड-19 के कारण इसका जो 2020 संस्करण था वो 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ किया जा रहा है, विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, तो ये किसने की है, IBM ने की है। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो अमेरिकी कंपनी है। तो इसी ने क्या किया है, बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र बेंगलुरु में हाँ ये ध्यान रखना कहाँ पर की गई है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये स्थापित करने की घोषणा
की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यह क्षेत्र में अपनी तरह की ये पहली सुविधा है। अब साइबर, तो आपको पता है कि एशिया साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। तो देखा जाए तो 2021 में जो विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, उसमें ये पता चला कि 26% हमले यहाँ पर एशिया में किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यही तो इसी के लिए ये क्या किया गया है कि जो नया साइबर सुरक्षा हब है, वैश्विक स्तर पर IBM के ऐसे केवल 2 केंद्र में से एक है, दूसरा अमेरिका में स्थित है और एक यहाँ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है, वो है सैटरडे स्पेशल। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। देख लेते हैं क्या है, संसद में लाने वाले प्रस्ताव। तो संसद में जो लाए जाने वाले प्रस्ताव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे। हम लिखेंगे नहीं, हम खाली बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव है, इसका आर्टिकल 75 के 3 क्लॉज में इसका क्या है, वर्णन किया गया है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये कहाँ, ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये इसके बारे में फैक्ट क्या है कि ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, ध्यान रखना है। और इसमें न्यूनतम जो है 50 मेंबर का हस्ताक्षर होना जो है जरूरी है। ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाती है, ये अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है, ये कह रहा है कि 1 मिनट, इसको क्या करना है, फिर से बता रहे हैं। इसमें लोकसभा में ये लाया जाएगा और न्यूनतम क्या है, 50 मेंबर्स का इसमें हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, एक अविश्वास है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, और एक विश्वास है। तो ये भी क्या है, केवल लोकसभा में ही इसको मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। ये लोकसभा में प्रस्तुत होती है, ये भी केवल, और ये कहाँ पर, मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। और इसके द्वारा जो नवगठित मंत्रिपरिषद होती है, और इस प्रस्ताव के द्वारा जो नवगठित मंत्रिपरिषद होती है वो क्या करती है, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करती है। अगर विश्वास पारित नहीं होता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरी बात करें, तीसरा प्रस्ताव कौन सा, काम रोको प्रस्ताव, कि क्या करो भैया, काम को रोक दो। तो काम रोको प्रस्ताव यानी कार्य स्थगन प्रस्ताव, इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये किसी भी सदन में, चाहे आप लोकसभा में ले जाओ चाहे राज्यसभा में ले जाओ, किसी भी सदन में इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और ये एक सदस्य द्वारा लाया जाता है, ये किसी एक सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन इस पर चर्चा तभी होगी जब न्यूनतम क्या होंगे, 50 सदस्य इस पे क्या करें, सहमति दे दें। और इस प्रस्ताव के द्वारा होगा, ये प्रस्ताव मतलब काम रोको प्रस्ताव के द्वारा क्या होगा कि तभी ये मतलब स्वीकार किया जाएगा जब वो प्रस्ताव कैसा होगा, किसी तात्कालिक महत्व का हो, या फिर जनहित के विषय पर जारी करने के लिए सदन के पूर्व क्या किया जाता है, निर्धारित कार्य जो होते हैं उसको रोक दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है कि बहुत मतलब ऐसा अर्जेंट मैटर आ गया जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसके लिए ये प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव भी आप किसी भी सदन में, अभी हम लोग पढ़े अविश्वास, दूसरा विश्वास, ये दोनों लोकसभा में जाते हैं। और दोनों में क्या है कि, और उसमें था अविश्वास में 50 सदस्य का हस्ताक्षर है, काम रोको में किसी भी सदन में ले जा सकते हैं, न्यूनतम 50 सदस्य हस्ताक्षर होते हैं। और निंदा प्रस्ताव क्या है, ये भी किसी भी सदन में ले जा सकते हैं। और इस प्रस्ताव के द्वारा किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्य की संसद में क्या की जाती है, इस प्रस्ताव के द्वारा क्या करते हैं, चाहे कोई एक मंत्री हो या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्य की संसद में क्या होती है, निंदा की जाती है इसी प्रस्ताव के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव है जिस पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि इस प्रस्ताव का मतलब ये कहाँ से, इसकी मतलब कहाँ की देन है ये, तो ये भारत की ही देन है। इस प्रस्ताव की देन कहाँ की है, भारत की देन है। संसदीय प्रणाली को इसमें क्या क्या है कि ये 1954 में लाया गया। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है कि सदन का जो ध्यान होता है वो किसी विशेष टॉपिक की तरफ, किसी स्पेशल टॉपिक की और क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। और संबंधित जो मंत्री होगा, जिससे मतलब वो क्वेश्चन किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो मंत्री होगा, संबंधित मंत्री होगा, उसको जवाब देने के लिए कहा जाएगा, भैया चलो अब तुम्हारा जवाब देना जरूरी है, यहाँ पर अब तुम बच नहीं सकते हो। किसी भी सदन में ये भी लाया जा सकता है।
तो दो है ऐसे हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक है शून्य काल प्रस्ताव। तो ये शून्य काल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों क्या है, भारत की ही देन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम आपसे आप नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो प्रस्ताव है वो है कटौती प्रस्ताव। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इस प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है, जो सरकार मतलब कटौती प्रस्ताव के द्वारा क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो अनुदान, मतलब सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में मांगी गई जो राशि होती है, मतलब जो अनुदान के रूप में राशि मांगी जाती है, अनुदान का मतलब क्या होता है, व्यय से संबंधित जो मांगी जाती है राशि, उसमें सरकार के द्वारा क्या की जाती है, इसमें कटौती नाम है, तो इसका मतलब उसमें कटौती की जाएगी। अब ये कटौती प्रस्ताव जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन है, तो पहला है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिसी कट। तो इस नीतिगत कटौती का उद्देश्य क्या होता है कि किसी नीति को अस्वीकार कर देना, मतलब नीतिगत कटौती, उस नीति को ही काट देना, यानी कि अस्वीकार कर देना, भाई तुम्हारी नीति हमको पसंद नहीं है, हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। तो इसका ये हो गया। और इस कटौती के द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार द्वारा जो मांगी गई धनराशि है उसको घटा करके 1 रुपये कर दो, कि मतलब लो अब 1 रुपये में जो नीति तुम्हें बनानी हो बना लो। तो ये क्या किया जाता है, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है और घटा करके इसको 1 रुपये कर दिया जाता है। दूसरी जो कटौती है उस जो बताया मैंने उसके प्रकार में, तो दूसरी जो प्रकार है वो है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती, इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, मितव्ययता लाना होता है। इस कटौती का उद्देश्य क्या होता है, मितव्ययता लाना, मितव्ययता लाना। और इसके द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार के द्वारा जो मांगी गई इसकी सरकार द्वारा मतलब सरकार क्या करती है, इसमें जो मांगी गई राशि होती है, एक मिनट, इसके द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार द्वारा जो मांगी गई राशि होती है उसमें एक निश्चित राशि क्या कर दी जाती है, कम। मितव्ययता लाना इसका मतलब क्या है, अब कम खर्च करो, बहुत ज़्यादा हो गया कम खर्च करो। तो इसमें क्या की जाती है, जो राशि मांगी जाती है उसमें एक निश्चित राशि में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और थर्ड जो है हमारा वो है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक या फिर इसको प्रतीकात्मक कटौती भी कह सकते हैं, सांकेतिक या फिर प्रतीकात्मक, जिसको टोकन इंग्लिश में कहें तो टोकन कट कहते हैं, टोकन कट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें किसी विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना होता है, संकेत देना होता है कि यही इसी को इंडिकेट कर रहे हैं हम, यही शिकायत है, तो उसको क्या करना है, विशेष शिकायत को अभिव्यक्त करना होता है। इसके तहत ये प्रस्ताव दिया जाता है कि सरकार द्वारा जो मांगी गई धनराशि है उसमें से क्या करेंगे हम, 100 रुपये खाली क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 रुपये उसमें क्या करेंगे, संकेत पॉलिसी मतलब इसमें संकेत कट में, टोकन कट में क्या होता है कि जो सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि होगी उसमें से हम क्या करेंगे, 100 रुपये घटा देंगे, 100 रुपये की राशि घटा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने ये किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी नेक्स्ट धीरे धीरे क्या करेंगे ना, पॉलिटी का एक एक टॉपिक ऐसे उठा करके आप लोग का क्लियर करते रहेंगे। तो आप लोग उसको नोट करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही अच्छा है। और बीच में टाइम मिल जाएगा तो हम रिविज़न भी करते रहेंगे ताकि आपका क्लियर होता रहे। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा, संयुक्त अरब अमीरात में। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, कार्लसन को हराए हैं। और किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की, राजस्थान, जो कि मैंने कल बताया था कि क्या नाम है, ये अभी बजट इसका पेश किया गया है यहाँ पर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है, ईरान। खैबर नाम से ही पता चल जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभियान के बाद किस देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई, तो इमरजेंसी की घोषणा यहाँ यूक्रेन में भी कर दी गई है। और अभी आज मैंने क्या बताया कि क्या नाम है, वहाँ पर लिथुआनिया में भी कर दी गई है। ये देखिए बेलारूस, ये सब। फिर क्या है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें किसकी, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया, 2 माह के लिए। इसके लिए भी कल मैंने डीप एकदम बताया था। समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है, तमिलनाडु में किया है। भारत को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वीं P-81 समुद्री गश्ती विमान प्राप्त हुआ है, अमेरिका से हुआ है। वेदांता समूह की कंपनी केयर ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर तेल की खोज की है, राजस्थान के बाड़मेर में। और यही क्वेश्चन था, ये देखिए यहाँ पर है, जो कि मैंने अभी आज डिस्कस किया डीपली। तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे जैन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट गलत है। खजुराहो का मंदिर नागर शैली का क्या है, शानदार उदाहरण है। तो ये तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया करवाया था, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, यही मैं कह रही थी दिखाने के लिए। ये देखिए, ये
बेलारूस से टच्ड है, और ये लिथुआनिया है, लिथुआनिया के ऊपर लाटाविया, और ये एस्टोनिया, और ये आप देख रहे होंगे ये है बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी है। तो ये बाल्टिक सी से सटे हुए देश हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ये बेलारूस, ये देखें इसी से टच है, जो भी मैंने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें। तो ये सब अपना देख लीजिएगा, हम PDF शेयर कर देंगे सब। वैसे मैंने डीप समझा दिया जा करके, आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आ रहा होगा लेक्चर। तो प्लीज़ गाइज इसको शेयर करिए। देखिए मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ कि आप लाइक करिए शेयर करिए, आपका खुद फ़र्ज़ बनना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ों को बहुत डीपली जा करके, मतलब हर क्वेश्चन को एक होता है ना पोस्टमार्टम कर देना, तो उसको उसका ज्योग्राफी निकाल देना, उसका हिस्ट्री निकाल देना, उसका पॉलिटी निकाल देना, सब करके मैं बताती हूँ। इसीलिए कि आपको अलग से बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े कि आप करंट पढ़ रहे हैं तो वन लाइन पढ़ा के किनारे, वो तो कोई मतलब आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी देख करके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं को रिलेट करके बताती हूँ कोई चीज़, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बच। अब जैसे मैंने मंदिर बताया, तो मंदिर की चीज़ें आपके माइंड में अगर 100% नहीं गई होगी तो क्या 60% नहीं गई होगी, बिल्कुल जानी चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिविज़न कर लेंगे, तो जो 40-50% कम गया होगा वो भी सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो बस अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए करना चाह रही हूँ, तो क्या आप मेरे लिए नहीं करना चाहेंगे? तो आप भी करिए, शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। थोड़ा सा सपोर्ट तो आप लोग कर सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, 50-60 लोग व्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी नया चैनल है तो इतना ज़्यादा फैलेगा नहीं, और हेल्प तो आप ही लोग करेंगे। आप लोग जितना फैलाएंगे उतना ही होगा कि, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना कि मेरी मेहनत कहीं सही दिशा में जा रही है। अदरवाइज़ यही होगा ना कि क्या होती है, जब मेहनत करो सफलता नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि नहीं मिल रही है। ठीक है, मोटिवेशन लाइन ज़रूरी होती है वो चीज़ें, लेकिन एक होता है ना, आप लोग बस, मैं यही चाहती हूँ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चीज़ों को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब करिए। और जिसने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई अपलोड करूँगी वो पहुँच जाएगी। कल है संडे, तो संडे को मैंने सोचा है कल का मैं आपको पूरा जितना भी अभी तक का हिस्ट्री है इसका, यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, पूरा मैं कल कोशिश करूँगी कि 30 मिनट के अंदर, 20-30 मिनट के अंदर सारा स्टोरी समेट के बता दूँ आपको, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच।